बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 7 का बायनोमियल थ्योरम प्रूव करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो अक्सर ये पेपर में आ जाता होता है। इसके 80% चांसेस होते हैं कि ये बोर्ड के पेपर में आ जाए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। द बायनोमियल थ्योरम इन इट्स एक्सप्लिसिट फॉर्म इज स्टेटेड एज अंडर। इस थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स एंड n is a positive integer, then we have this which more compactly can be written in summation form as this। अच्छा, ये आपके पास अगर दो रियल नंबर्स हैं a और b और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसके लिए वो कहता है कि बायनोमियल थ्योरम जो है वो ये इस चीज़ के इक्वल होता है। ये आप लोगों को पता ही होगा, एन सी ज़ीरो ए की पावर n b की पावर ज़ीरो, फिर इस a की पावर कम होती जाएगी। अब a की पावर n है तो नेक्स्ट में a की पावर n माइनस वन हो जाएगा और b की पावर वन। मतलब इस फर्स्ट वाली टर्म a की पावर कम होती जाएगी और b की पावर एक एक बढ़ती जाएगी और एंड तक ये जाते जाते एन सी एन और a की पावर ज़ीरो और b की पावर n हो जाएगा। और ये मिड में जाके ये लिख रहा है एन सी आर a की पावर n माइनस आर और b की पावर r। तो ये मिड में जाके ये बीच में लिखेगा कि ये आपके पास एक मिड में भी ये नंबर मौजूद होगा। ठीक है, ये हमें पता नहीं है कि ये कौन सा नंबर है, तो इसलिए हम इधर क्या लिखेंगे, एन सी आर a की पावर n माइनस आर और b की पावर r। तो इसमें एक चीज़ नोट करें कि ये हमने a की पावर n माइनस आर b की पावर r कैसे लिखा। चेक करें, जब मैं n में से 2 माइनस करता था तो b की पावर 2 इसके ऊपर होता था। ठीक है, और जब a की पावर n माइनस वन होता था तो b की पावर 1। जब a की पावर n माइनस जीरो, मतलब n में से 0 माइनस कर रहे हैं तो b की पावर 0 है। तो जो नंबर माइनस कर रहे होते हैं वही नंबर b की पावर में आ जाता है। ठीक है, तो जब इधर हम एंड पे लिखेंगे a की पावर n माइनस एन, वो ज़ीरो हो जाएगा, और जब हम n माइनस कर रहे थे तो इसलिए b की पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसको आपने अच्छे से समझ के और फिर इसका प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। अब इसको कम्पैक्ट फॉर्म, ये कम्पैक्ट फॉर्म है काफ़ी, ठीक है, मतलब कि काफ़ी बड़ी फॉर्म लिखी हुई है, और इसको ये क्लोज फॉर्म कर रहा है कि ये इन सारे सम को, इस सीरीज को सम करके आई ज़ीरो से लेकर n तक एन सी आई a की पावर n माइनस आई और b की पावर आई, ये इस पूरी स्टेटमेंट को क्लोज कर रहा है। ठीक है, समीशन के अंदर, समीशन में ये क्लोज हो जाता है आई जीरो से लेकर एन तक। और ये जहाँ पे आई लिखा हुआ है, अब इसका मतलब है कि आप यहाँ पे जीरो पुट करें तो आपके पास पहली टर्म आ जाती है, इधर वन पुट करें तो दूसरी टर्म आ जाती है, टू पुट करें तीसरी टर्म आ जाती है, और एन पुट करें तो ये लास्ट वाली टर्म आ जाती है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, इधर एन पुट करें तो एन सी एन और ए की पावर एन माइनस एन और बी की पावर एन, तो ये देख लें, ये यही लिखा हुआ है लास्ट में। ठीक है, तो ये इसने क्लोज करके लिखा हुआ है। अब हमने इसका प्रूफ स्टार्ट करना है। Mathematical induction provides us Mathematical induction provide us the best way for confirming the validity of the binomial theorem। इसमें आपके पास हमारे पास सबसे बेस्ट वे है कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन से इस प्रूफ को हम प्रूव करें। तो स्टेप वन है हमारे पास, आप लोग जानते होंगे मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप वन, इफ n इक्वल टू वन देन फ्रॉम वन वी obtain। अगर आप n वन पुट करें इस स्टेटमेंट में, n इधर वन पुट करें और इधर वन पुट करें और यहाँ भी वन पुट करें, फिर वन पुट करें, इधर वन पुट करें, बस यहाँ तक, सेकंड टर्म तक। अब ये सेकंड टर्म तक क्यों पुट करेंगे, हम आगे क्यों नहीं जा रहे। अब देखिए, अगर मैं इधर पुट करूँ वन, तो देखिए वन ऊपर वाला नंबर छोटा हो जाता है नीचे वाले से, और जब ऊपर वाला नंबर बड़ा हो और नीचे वाला नंबर छोटा हो तो ये इसका कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए हम आगे वाली टर्म्स के अंदर वन नहीं पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास नीचे वाली टर्म या तो इस ऊपर वाली टर्म के इक्वल हो सकती है या नीचे वाली टर्म इससे छोटी हो सकती है। अगर नीचे वाली टर्म इससे बड़ी हो जाए तो वो टर्म समझ लें एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसलिए आपने फर्स्ट टू टर्म्स के अंदर आपने पुट करना है एन की वैल्यू वन। ठीक है, तो ये एन की वैल्यू वन पुट किया, वन सी जीरो और वन सी वन, ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, वन के इक्वल होते हैं। ये आप लोग चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। तो ए की पावर वन बी की पावर जीरो वन होता है, तो ए की पावर वन आ गया, ए की पावर वन माइनस वन जीरो, बी की पावर वन, तो ए प्लस बी आ गया। ये देख लें कि ए प्लस बी की पावर वन किया तो ए प्लस बी के इक्वल आ गया। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ गई है, विच इज ट्रू। दस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू वन। तो स्टेप वन में हमने n इक्वल टू वन के लिए इसको ट्रू प्रूफ करना होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल प्रूफ करनी होती है, तो हमने प्रूफ कर दिया। स्टेप टू में हम n इज इक्वल टू k के लिए सपोज कर देते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सपोज दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, देन आप इसमें जो है वो n इज इक्वल टू k पुट कर देंगे पूरी स्टेटमेंट के अंदर। तो ये देख लें कि इधर n था तो k पुट कर दिए, ये k, ये k, ये k और ये k और ये k,
और यहाँ भी इनकी a की पावर और b की पावर में भी ये पुट करता गया, ठीक है। और एंड पे आपके पास b की पावर n था, तो इसलिए n जहाँ-जहाँ n आ रहा है आपके पास पूरे फ़ॉर्मूले के अंदर, वहाँ आपने बस जस्ट k पुट कर देना, बाकी आपने सारी स्टेटमेंट एज़ इट इज़ लिख लेनी है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। स्टेप 3 में वी नाउ प्रूव दैट द थ्योरम इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1। तो स्टेप 3 में यू नाउ कि हम इसे जो है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं, ठीक है, कि ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय a प्लस b वी हैव। तो देखें कि आपके पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, हम ये जो इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं, जब भी आप लोग याद रखिएगा मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर स्टेप 2 जो होता है वो स्टेप 2 की मदद से हम लोग स्टेप 3 बनाते हैं, ठीक है। तो हमने स्टेप 3 अब हमने स्टेप 2 को यूज़ करते हुए बनाना है। तो अब हमने इस स्टेप 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया, a प्लस b ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। इधर आप a प्लस b से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड हम बनाते हैं, राइट साइड खुद ब खुद बन जाती है। तो लेफ्ट साइड आप देखें इधर a प्लस b की पावर k प्लस 1 कैसे बनेगा? सिंपल इसके साथ a प्लस b जो है मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो आपको पता है कि a प्लस b की पावर वो 1 होगा और ये k होगा, वो दोनों बेस सेम होगी, पावर ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हम k a प्लस b दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो a प्लस b ये देख लें, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया है। a प्लस b यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी सीरीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये देख लें, इसने बड़ी ब्रैकेट लगाई हुई है और a प्लस b मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखें बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोग a प्लस b जो है आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि a को आप सारों से अलग मल्टीप्लाई कर लें। ये पहली ब्रैकेट आ गई जिसमें a से मल्टीप्लाई किया। देखें a जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये a की पावर k है और ये a की पावर 1 है, तो a की पावर k प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे a की पावर k माइनस 1 के साथ 1 ऐड करें तो 1 1 कैंसल, k आ जाएगा। a की पावर k यहाँ पे 1 ऐड करें तो k माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करें तो k के माइनस आर प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि अब हमें पता नहीं है के क्या है और आर क्या है, तो इसलिए हम के माइनस आर के अंदर प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि बेस सेम की पावर ऐड हो जाएगी। तो इसमें हम ए से मल्टीप्लाई करें तो ए की पावर 0 प्लस 1 करें तो ए आ जाता है। तो ये पहली ब्रैकेट में आपने इस पूरी ब्रैकेट के साथ ए मल्टीप्लाई करके पहली ब्रैकेट लिखनी है, प्लस फिर दूसरी ब्रैकेट में आपने बी मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि इसमें a प्लस बी को इस पूरी ब्रैकेट के साथ पहले a मल्टीप्लाई करना है इस पूरी ब्रैकेट में, तो आपने वो पहली ब्रैकेट रख लेनी है, फिर b मल्टीप्लाई करके आपने दूसरी ब्रैकेट रख लेनी है, ठीक है। और अब अगर मैं आपको एक यहाँ पे अगर मज़े की बात बताऊँ तो आप लोग वैसा भी कर सकते हैं, वरना अगर आप लोगों को प्रूव करने का शौक है तो वैसा कर लें। तो मेरे ख़्याल में आप जो है ना, अब इस स्टेप के बाद ये अब काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो आप लोग ऐसा करें कि इस स्टेप के बाद आप फाइनल जो है ना वो a प्लस b k प्लस 1 ये लेफ्ट साइड तो बनी हुई है, तो आप लोग ऐसा करेंगे आप लोग ऐसा करें कि ये जी, मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग ऐसा करें कि ये बीच में आप ये फर्दर ये बीच में आपको स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आप ऐसा करें कि ये डायरेक्ट ये स्टेप लिख लें। अब ये स्टेप आप लोग कैसे लिखेंगे, ये आप लोग क्वेश्चन के अंदर ये जो बायनोमियल थ्योरम पड़ा हुआ है, वहाँ से देखते हुए आपने राइट साइड पे जहाँ-जहाँ n नज़र आ रहा होगा वहाँ पे k+1 पुट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था और यहाँ पे था और यहाँ पे था और यहाँ पे था। तो ये स जहाँ-जहाँ n लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वो आप ये स्टेप डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये बीच में 1-2 स्टेप बीच में स्किप कर दें। अगर आप लोग ये करते हैं तो फिर आप लोग वैसे ही कन्फ्यूज़ होते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होता, ठीक है? इसमें जस्ट आप लोगों के वो 1 से 2 स्टेप डायरेक्ट हो जाते हैं। तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को जब ये बताता हूँ तो ये अक्सर स्टूडेंट्स में वो जो है वो हँसते भी हैं कि हाँ जी सर, ये कैसे हो सकता है कि आप डायरेक्ट जो है वो प्रूफ़ को देखते हुए जो चीज़ हमने प्रूफ़ करनी है तो वही हमने लिख लेनी है। तो अक्सर स्टूडेंट हँसते भी हैं और वो समझते हैं कि हाँ जी, मैं जो है वो उनकी आँखों में धूल झोंक रहा हूँ, ठीक है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये प्रूफ़ बन जाता है, ठीक है। आप लोगों के पास टाइम इतना नहीं होता कि आप लोग बीच में डिटेल में ईच एंड एवरी स्टेप करें, तो इसलिए आप लोग 1 से 2 स्टेप्स बीच में शॉर्ट कर देते हैं, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और एक स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं, कुछ स्टूडेंट बीच में ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं कि सर, अब कुछ स्टूडेंट से जब मैं पूछता हूँ कि सर ये आपको मुझ पे ट्रस्ट है, मैं लिख सकता हूँ ये लास्ट वाला स्टेप? तो वो आगे से हँसते हैं और कुछ स्टूडेंट बीच में बोलते हैं कि हाँ सर, हमें आप पे ट्रस्ट है। लेकिन बीच में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं नहीं सर, हमें ट्रस्ट नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे दोनों स्टूडेंट्स जो है वो दोनों स्टूडेंट्स बड़े अच्छे हैं और जो ट्रस्ट करते हैं वो भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और जो नहीं करते वो भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जो नहीं करते वो इसलिए अच्छे हैं कि
क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि वो बीच वाली स्टेप्स भी मुझसे सीख लें। तो आप मेरे ख्याल में आपको ये 2 से 3 स्टेप्स स्किप कर देने चाहिए, ठीक है? तो ये आपके पास k+1 के लिए प्रूफ हो गया, तो व्हिच इज़ ऑफ द फॉर्म 1 फॉर n इज़ इक्वल टू k+1, तो ये आपके पास ये फॉर्म बन चुकी है जो कि k+1 के लिए है, ठीक है? सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k+1 एंड थस बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। तो जब भी मैथमेटिकल इंडक्शन ये कंप्लीट हो जाए तो आप लोग कहते हैं कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है। और इसके अंदर मैं फिर आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर टोटली 3 स्टेप्स होते हैं। n इज़ इक्वल टू 1 पुट करना, n इज़ इक्वल टू k के लिए सपोज़ करना और n इज़ इक्वल टू k+1 के लिए प्रूव करना। और इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपके पास थर्ड स्टेप जो है वो मेन स्टेप होता है, जो कि आपने स्टेप नंबर 2 को यूज़ करते हुए आपने स्टेप नंबर 3 बनाना होता है, ठीक है? तो यहाँ तक आपने करने के बाद मैं इसमें एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों ने बायनोमियल थ्योरम का ये जो फ़ॉर्मूला ये याद रखना है। ये बायनोमियल थ्योरम का ये फार्मूला याद रखना है। कोशिश करें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्टेटमेंट याद रखें, ठीक है? ये अगर बीच में आप नीचे ये फॉर्म नहीं लिखना चाहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ तक कर लें। वैसे इतनी मुश्किल नहीं है, जस्ट इसने इसको क्लोज़ किया हुआ है राइट साइड को, ठीक है? तो ये आप लोग पूरी की पूरी स्टेटमेंट याद रखें, क्योंकि वो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि प्रूव बायनोमियल थ्योरम। जस्ट आपको वो ये कह सकता है स्टेट एंड प्रूव बायनोमियल थ्योरम। उसकी स्टेटमेंट भी लिखें और प्रूव भी करें। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते होते हैं कि स्टेट एंड प्रूव बायनोमियल थ्योरम। तो इसलिए आप इसकी स्टेटमेंट को भी तैयार करें और यहाँ से लेकर इसको एंड तक आप n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू k+1 ये 3 स्टेप्स जो है वो अपने माइंड में रखते हुए इसको प्रूफ करें। तो इंशाल्लाह इसको एक बार अच्छे से सुने और सुन के इसकी एक बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको ये तैयार हो जाएगा।